आज 1 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश की जातिगत जो समीकरण है उनके संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो आज बनाना है। और इस जातिगत समीकरण के माध्यम से जो भी प्रदेश की, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के जातिगत माध्यम से ही राजनीति का वर्चस्व होता है। तो इसीलिए आज मैंने आप लोगों के सामने एक पूरा आंकड़ा देने का प्रयास किया है, जो कि अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है उनमें जो ब्राह्मण वर्ग है, इनका पूरे प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार जो योगदान है वो 12% है। कितना है? 12%। 12%। कौन है ये? आपका ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग 12%। अब इस 12% का योगदान आपको हर एक क्षेत्र में देखना है, भागीदारी भी देखना है, भागीदारी भी सुनिश्चित करना है और योगदान भी देखना है। समाज में, साहित्य में, कला में और हर एक फील्ड में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वर्ग है उसकी भागीदारी जो है मुस्लिम समुदाय की, वो 19.3% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 19.3% है। उसके बाद अब इनका भी उसी तरह से पूरा पूरा आंकड़ा देखना है, पूरा पूरा समीकरण देखना है जो आप लोगों ने ब्राह्मण वर्ग के संदर्भ में नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी क्या है इनका, वो भी आपको समझना है। आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, बाकी एनालिसिस करना ये आपके ब्रेन पे, आपके मस्तिष्क पे, आपके चारों तरफ जो वातावरण है उसके संदर्भ में आपको समझना है। फिर उत्तर प्रदेश में ठाकुरों यानी राजपूतों की जो जनसंख्या है वो करीब 10 से 13% के लमसम है। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। तो ठाकुरों की यानी कि जो राजपूत है, राजपूतों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो 12% हम मान लेते हैं ऑन एवरेज। 12%, 10 से 13 तो 12% मान लिया जाता है। ये सब 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है, जिसमें चौहान, राजपूत, ये सब जो वर्ग होते हैं ये आते हैं। उसके बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो यादव वर्ग है, यादवों की जो जनसंख्या है वो 8% है। 8% है। 8% यादव की जनसंख्या है। उसके बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में ये यादव भी है, लेकिन इनकी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से थोड़ा से डिफरेंट करके देखा गया। गड़रिया, पाल, धनगर यानी ओबीसी वर्ग में ये भी आते हैं। इस तरह की पूरी जनसंख्या जो गड़रिया, पाल और धनगर वगैरह है, ये सब 5 से 10% के बीच में है। यानी कि अभी ये वर्ग एक ही है, गड़रिया, पाल, धनगर, ये 5 से 10%, 5 से 10% के लमसम, 5 से 10%। तो ऑन एवरेज इसको 8% मान लिया जाए, ठीक है, 8%। समझते चलिएगा, पूरा समीकरण समझते चलिएगा। 8% इनका योगदान है। उसके बाद आता उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, जिसमें कुशवाहा भी आते हैं, मौर्य भी आते हैं, शाक्त भी आते हैं, कोरी भी आते हैं, काछी भी आते हैं, सैनी भी आते हैं। ये करीब 8.5% है। कितना है ये? 8.5, 8.5। कौन कौन इसमें आते हैं? इसमें आपके मौर्य, काछी, सैनी, शाक्त,
ठीक है, मौर्य, काछी, सैनी और शाक्य, ये 8.5% के लमसम है। उसके बाद आपका आता है जो योगदान समाज में बनिया वर्ग का, जिसे वैश्य वर्ण में गिना जाता है। इसको मैं दूसरे पेज में लेता हूं, वैश्य वर्ग का, वैश्य वर्ग जो बनिया जिसको कहा जाता है, बनिया वर्ग, ये इसमें अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, ओसवाल, पोरवाल, श्रीमाली, बरनवाल, जायसवाल, गुप्ता, साहू, इतनी जातियां हैं। ये सब बनिया समुदाय से संबंधित होती हैं। इनका योगदान पूरे उत्तर प्रदेश में लमसम आपका 8 से 10% के, पूरा 7% के लमसम इनको बताया गया है। ठीक है, 7% इनका योगदान यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसके बाद जो दूसरे आंकड़े आते हैं, वो जो दूसरे आंकड़े हैं वो एससी और एसटी समुदाय के हैं। एससी और एसटी ये 3 से 5% इनका, पूरा 3 से 5, तो ऑन एवरेज हम लोग इसको 4% मान लेते हैं, 4% समझते चलिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है एससी वर्ग। एससी वर्ग में देखिएगा, जो एससी वर्ग सिर्फ स्पेशली शेड्यूल कास्ट जो है, ये 20.69% है, 20.69%। एसटी का जो है वो 0 एसटी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, और ये इसका योगदान 0.57, एसटी वर्ग का 0.57%। अब ये आंकड़े आप लोगों ने पूरे देख लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब हम इसको एक सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो ना कि घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो अब इसमें देखिएगा, जो जनसंख्या के आंकड़े आपने देखा अभी तक, इस समय घटते हुए क्रम में देखिए, तो घटते हुए क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे टॉप पे आपका आता है एससी वर्ग, समझिएगा, सबसे टॉप पे आता है एससी वर्ग 20.69%। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एससी वर्ग की है, समझिएगा। उसके बाद मुस्लिम समुदाय आता है, मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम वर्ग आता है उसके बाद। इनकी जनसंख्या 19 पिछले आंकड़े में हम लोगों ने कितना लिखा था? 19.3%। ठीक है, 19.3%, 19.3%। फिर इससे बड़ी जनसंख्या आपकी ब्राह्मण वर्ग की है। तीसरा योगदान उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग की जनसंख्या का, जो कि 12% है। ठीक है, जो कि 12% है। फिर इस ब्राह्मण वर्ग के बाद फिर राजपूतों का, यानी ठाकुरों का जो है, वो आपको 10% के नियर अबाउट लिया गया था, क्योंकि 10 से 13% तो ऑन एवरेज इसको 12 ही मान लो, इसको भी 12 मान लेते हैं, ऑन एवरेज 12% राजपूतों का है। यानी 20% एससी, 19% मुस्लिम, और ब्राह्मण 12%, और राजपूत 12%। इन जनसंख्याओं के, इन आंकड़ों के बाद फिर जो दूसरा वर्ग आता है, जो 8% के लमसम आता, देखिएगा यहाँ पे 8% में कोई दिख रहा है इधर? 4% में आपका बनिया वर्ग दिख रहा है, सॉरी, देखिएगा इसमें ये हो गया 12%, राजपूतों का हो गया 12%। उसके बाद आता है गड़रिया पाल और धनगर का, इनका भी 8%, और यादवों का 8%। तो यहाँ पे दोनों का
देखना है इन्हें कि अब इसके बाद यादव आते हैं। यादव 8%, पाल इट्स अन्य मिला लेते हैं, अन्य आपका 8% आता है। ठीक है, तो अब ये इन आंकड़ों से आपको कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए, और हो सकता है आ भी गई होंगी। यानी कि आपकी जो जनसंख्या है, ये यहाँ पे ये जनसंख्या आप देख सकते हैं, ये जनसंख्या आप देख सकते हैं। अब आपको ये जनसंख्या आप देख सकते हैं। अब ये जनसंख्या देने का मकसद दो है मेरा। पहला तो ये है कि जो हमारे छात्र होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल पे बहुत आपस में रार करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं वैकेंसी को लेके, तमाम तरह की चीजों को लेके, कि उनका ज्यादा है हमारा कम। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सरकार में यानी सत्ता की जो चाबी है वो किसके पास होनी चाहिए, इस पे भी आपको विचार करना है। इसके माध्यम से, और सत्ता की चाबी जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप सर के बल खड़े हो जाइए। ना तो आप अपना, ना तो अपने समाज का, और ना अपने प्रदेश का, और ना ही अपने देश का आप उद्धार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कोई भी संसाधन, जैसे इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लो आपके घर में 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं आपके घर में, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा, समझिएगा ध्यान से। दूसरे परिवार में 7 लोग हैं, 7 मेंबर हैं। अब मान लो मौसी जी आती है या बुआ जी आती है, वो अब दोनों भाइयों के लिए, 2 भाइयों, आप एक के परिवार में 3 लोग हैं, एक के परिवार में 7 लोग हैं, समझिएगा। अब बुआ जी आती है तो बुआ जी तो दोनों को बराबर इक्वल मैनेज करेंगी, दोनों भाइयों को 1-1 किलो मिठाई लाई। अब उसमें से क्या होता है कि 1 किलो मिठाई में 3 लोग, और 1 किलो मिठाई में 7 लोग। अब ज्यादा किसको मिलेगा? जिसमें 3 लोग होंगे उसमें उनको ज्यादा मिलेगा। जो 7 लोग हैं उनमें से वो, उसकी संख्या है ना, जो मिठाई की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, या उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो 1 किलो 7 लोगों में बढ़ गई, ये 1 किलो 3 लोगों में बढ़ गई। उसी तरह राजनीति में जब सत्ता में कोई कम वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व तो सरकार में आ जाता है, जिसका कि योगदान 12% हो या 8% हो, तो हमेशा कोशिश ये होती है कि वो जो स्कीम्स होती हैं, हर आदमी अपने सोसाइटी को, अपने समाज को पहले देखता, कोई भी आदमी हो। जब वो पावर में आता है तो वो समाज को, अपनी सोसाइटी को देखता है। तो अब उन्होंने अगर मान लो एक इक्वल, उन्होंने वहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं की, उन्होंने मान लो बजट दिया अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, 10 करोड़ रुपया का बजट दिया। 10 करोड़ का बजट उन्होंने ओबीसी समुदाय के लोगों को दिया। 10 करोड़ का बजट उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए दिया। तो उन्होंने वहां पे पार्शियलिटी नहीं की, उन्होंने सारे वर्ग को 10 करोड़ उन्होंने एससी वर्ग को दिया। अब समझिएगा यहीं पे, 10 करोड़ उन्होंने एससी वर्ग का दिया। तो अब उन्होंने तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं की, उन्होंने सबको 10-10 करोड़ का बजट दे दिया। तो एक होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर इस एस्पेक्ट में देते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप इक्वल लॉ के, यानी सबको समान कानून की समान दृष्टि से देखते हो, तो भी आपका ये 10 करोड़ का भी पैरामीटर सही है। तो लेकिन सही है, लेकिन अब इसके फायदे देखो। 10 करोड़ को 20% लोगों में बांट दीजिए, ज्यादा अमीर कौन होगा? 10 करोड़ को 19% में बांट दीजिए, सुविधाएं किसको ज्यादा मिलेंगी? वही मिठाई वाला कॉन्सेप्ट रखिएगा। 10 करोड़ 12% में बांट दीजिए, ज्यादा लाभ किसको होगा? 10 करोड़ 12% में बांट दीजिए, लाभ 10 करोड़ 8% में बांट दीजिए, लाभ किसको होगा? 10 करोड़ 8 इसमें बांट दीजिए, लाभ किसका होगा? फिर इसके बाद जो बाकी जो बनिया वर्ग 4%, 10 करोड़ उनमें बांट दीजिए, लाभ किसको सबसे ज्यादा होगा? तो सत्ता में जो लोग होते हैं, अगर वो पार्शियलिटी से नहीं, यानी इक्वली अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ अगर चला जाता है, तो वो तो कोई असमानता नहीं कर रहे। लेकिन वो अब यहाँ पे आपके जैसे बुआ जी ने या मौसी जी ने
असमानता नहीं किया, दोनों भाइयों के लिए या दोनों बहनों के लिए उन्होंने बराबर मिठाई लाई। लेकिन अब मसला ये कि आपकी जनसंख्या 7 है और उनकी जनसंख्या 3 है, तो अब बुआ जी तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसका 7 है तो उसको 2 किलो ले लो, तो जो होना यही चाहिए, लेकिन वो उनकी नजर में वो फिर असमानता हो जाती। तो यहाँ पे ये हुआ है ना। लेकिन असमानता यहाँ पे भागीदारी यानी जनसंख्या की भागीदारी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी दिन टाइम मिलेगा तो बिहार की जातिगत जो समीकरण है उसको देखेंगे, और इन जातिगत समीकरणों को परीक्षा में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश के किन 4 जिलों में है, एसटी किन 4 जिलों में है, फिर उसके बाद आपका डेंसिटी किस जिले में सबसे ज्यादा है, किस जिले में कम है, साक्षरता किस जिले में ज्यादा है, किस जिले में कम है। ये उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए भी होगा और सामान्य पीसीएस के लिए भी होगा आपको, यानी सारे उसके लिए होंगे। तो पहले आपको ये समीकरण पता होने चाहिए। और इसमें भी देखिए दो एक चीजें और होती है कि अल्पसंख्यक वर्ग होता है, माइनॉरिटी, पीडीए जिसको अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, पीडीए, है ना। तो उस पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो जो अल्पसंख्यक वर्ड यूज हुआ है उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, उसमें 6 जातियां आती हैं। जैन भी होते हैं, बौद्ध, 6 वर्ग होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। तो अल्पसंख्यक में वो सारी श्रेणियां आती हैं। लेकिन आपको ये समझना है, जो मकसद है कि आप अपनी जनसंख्या की भागीदारी देखो और अपने आप को अपडेट करो। हमारा छात्र वर्ग जो है वो रोज आंदोलन करता है, आपकी समस्याओं को हमेशा बना के रखा जाता है। कोई भी वैकेंसी आती है वो एक बार में क्लियर नहीं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 2-4 हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर में। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप लोगों की सत्ता पे पकड़ नहीं है। सत्ता पे पकड़ होगी तो सारे अधिकारी आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी जो नोटिफिकेशन आएगा वो सुरक्षित आएगा, साफ सुथरा आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का लूप होल नहीं होगा और वैकेंसी एक क्लियर हो जाएगी। अभी आपने उसका देखा होगा जो पीजीटी का शायद था ना, कि उच्चतर शिक्षा सेवा का कितने साल हो गए, अभी तक 5वीं बार शायद उन्होंने स्थगित किया है। तो अब सोचिए थोड़ा सा कि ये 5 साल 5 बार स्थगित होना परीक्षा का मतलब, समझ रहे हो, कम से कम 2-3 साल तो मेरे समझ से हो ही गया होगा, अभी मैंने देखा नहीं उसका, लेकिन इतना तो कम से कम हो ही गया होगा। अगर वो बच्चा जो 5वीं बार जब स्थगित होने से वो दुखी हुआ है तो उसका मानसिक प्रताड़ना कितनी हुई होगी, उसका आर्थिक नुकसान कितना हुआ होगा, उसको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। तो कहने का मतलब कि ये जिम्मेदारी किसकी होती, सरकार की होती। और जब तक आप सरकार में अपना प्रतिनिधित्व नहीं बेचते हो, अपनी जिम्मेदारी वाले लोगों को नहीं बेचते हो, तब तक आपको ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वोट देते वक्त सतर्क रहना होता है, सवाल करना सीखिए प्रतिनिधियों से कि क्यों 5वीं बार ये हमारी परीक्षा स्थगित हो रही है। क्योंकि आपके प्रतिनिधि के कहने से ही ट्रांसफर, पोस्टिंग जो भी होता है उसी से होता है। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि सरकार में जो लोग बैठे हो वही लोग ट्रांसफर भी करते हैं, वही लोग पोस्टिंग भी करते हैं और वही लोग निर्णय लेते हैं कब क्या करना है, क्या करवाना है। तो ये ज्यादा आगे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और इम्प्लीमेंट भी करिएगा। जरूरी ये नहीं है कि आप दूषित उससे उसको समझिए, आप अपने इसको नॉलेज के हिसाब से, एक जानकारी के हिसाब से इसको अच्छे से समझिएगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए आज अगर आपने संकल्प ले लिया तो कल पीढ़ियों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आज आप नहीं सुधरे, आज नहीं समझे, तो भविष्य में आपकी समस्या ग्रस्त जिंदगी तो गुजरी जाएगी, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।